हेलो। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे नीट के चैप्टर्स हम लाइन बाय लाइन 11th क्लास के पढ़ा रहे हैं। तो वो चैप्टर्स में शुरू के जो 2 चैप्टर्स हैं वो हो चुके हैं। तो आज हम 3rd चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जो कि प्लांट किंगडम है। तो हम प्लांट किंगडम के अंदर 5 चीज़ें हैं, जैसे कि पहला है एल्गी, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो ये 5 चीज़ें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और आज के लेक्चर में हम एल्गी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि एल्गी क्या होती है, कितने कितने तरह की होती है, किस हैबिटेट में मिलती है, रिप्रोड्यूस कैसे करती है। तो हम पूरा डिटेल में आज एल्गी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो लास्ट चैप्टर जो था हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें हमने पढ़ा था कि आर.एच. वेटेगर जो थे उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी, जिसमें उन्होंने मोनेरा, फंगाई, प्रोटेस्टा, एनिमेलिया और प्लांटाई जो थे उन्होंने ये बताया था कि 5 किंगडम होते हैं। और ये वाला जो चैप्टर है ये प्लांट किंगडम है। तो जो आपका प्लांट किंगडम था उसके अंदर पहले मतलब काफ़ी वो चलती रही, लड़ाई चलती रही कि कौन रखा जाएगा कौन नहीं रखा जाएगा प्लांट में। तो पहले फंगई जो था हमारा उसको भी प्लांट किंगडम में रख दिया गया था। क्यों? क्योंकि उसके पास सेल वॉल थी इसलिए, ठीक है। पर उसके बाकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो प्लांट से मैच नहीं करती थी, इसलिए हमने बाद में उसको हटा दिया था, ठीक है। ऐसे ही जो आपका साइनोबैक्टीरिया होता है उसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। तो वो पहले एल्गी में था पर उसको बाद में हटा दिया गया था, क्योंकि उसकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ जो थी वो एल्गी से मैच नहीं करती थी, इसलिए उसको हटा दिया गया था। तो पुराने टाइम में ऐसा होता था कि जो मॉर्फोलॉजी होती है, जैसे कि मतलब जो प्लांट के दिखने वाले जो कैरेक्टर्स हैं जो आपको सामने से दिखाई देता है उस पे ही क्लासीफाई कर दिया जाता था प्लांट को, ठीक है। उस टाइम पे कोई इतना अच्छा क्लासिफिकेशन सिस्टम तो था नहीं, तो वो क्या करते थे, उसी पे उसको क्लासीफाई कर देते थे। तो अभी जो था वो चीज़ जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो उस चीज़ से क्लासिफिकेशन सब प्लांट की नहीं की जा सकती, तो लोगों को डिफ़िकल्टी होने लगी उनको स्टडी करने के लिए, इसलिए बाद में नई क्लासिफिकेशन आई, ठीक है, उसे क्लासीफाई किया गया। तो पुरानी वाली जो क्लासिफिकेशन थी उसको आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोला जाता था। तो उसके अंदर जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होते हैं कि वो किस हैबिटेट में रहता है, उसका कलर क्या है, नंबर, शेप ऑफ लीव्स, इन पर क्लासीफाई किया जाता था, ठीक है। पर इस सब चीज़ों को इन पर क्लासीफाई नहीं किया जा सकता। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो उस चीज़ से क्लासिफिकेशन नहीं हो पा रही थी सारे प्लांट्स की, तो इसलिए फिर नया क्लासिफिकेशन चाहिए था हमको, ताकि हम सब चीज़ों को क्लासीफाई कर सकें और बाद में उसको स्टडी भी कर सकें। और जो नई नई चीज़ें हमको मिलती जा रही है, नए प्लांट्स हमको मिल रहे हैं, उनको कंपेयर करके वो किससे मैच कर रहा है उस क्लास में रख सकें, ठीक है। तो ये एक्सेप्टेबल नहीं था जो आर्टिफिशियल सिस्टम था, तो फिर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया। ये किस चीज़ पे बना था? ये ऑर्गेनिज्म के जो उसके एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों फीचर्स को मिला के बना हुआ था, ठीक है। वो बाहर से कैसा दिखता है और अंदर उसमें क्या क्या है। तो अंदर का मतलब क्या हो गया, जैसे उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसकी एनाटमी है, उसकी एम्ब्रियोलॉजी है, उसके अंदर कौन कौन से केमिकल हैं, फोटोसिंथेसिस होते हुए क्या क्या रिएक्शंस होती हैं, ग्लूकोज को कैसे तोड़ता है, ठीक है। ये सब जो होता है उसकी स्टडी कर करके तब उसको क्लासीफाई किया गया, ठीक है। तो आपके साइंटिस्ट थे जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर, ठीक है। इन्होंने दिया था क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। तो इन्होंने जो फ्लावरिंग प्लांट थी उनकी क्लासिफिकेशन दी थी, ठीक है, बेंथम एंड हुकर ने। इनका नाम याद रखना साइंटिस्ट का। उसके बाद आता है आपका एक और क्लासिफिकेशन है, ठीक है, जिसको फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम बोलते हैं। ये बेस होती है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में, ठीक है। और ये काफ़ी ऑर्गेनिज्म के लिए एक्सेप्टेबल भी है कि ऑर्गेनिज्म के एंसेस्टर कौन है, कि वो कहाँ से आए हैं, ठीक है। जैसे हमारे एंसेस्टर्स जो हैं वो चिंपैंजी को बोला जाता है, ठीक है, कि हम लोग चिंपैंजी से आए हैं। पर और भी बहुत बहुत सारे हैं, ठीक है। जैसे एक कॉमन लिंक है आर्कियोप्टेरिक्स का, ठीक है। तो ऐसे एंसेस्टर्स क्लासीफाई किया जाता है। उसके बाद है आपका न्यूमेरोलॉजिकल टैक्सोनॉमी, ठीक है, इस पे भी क्लासिफिकेशन किया जाता है। न्यूमेरोलॉजिकल टैक्सोनॉमी क्या होता है, नंबर और कोड्स के बेसिस पे क्लासीफाई किया जाता है प्लांट्स को, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कैरेक्टर्स होता है नंबर और कोड फॉर्म में,
और उसको अरेंज कर दिया जाता है ताकि कंप्यूटर उनको रीड कर सके। और जैसे आप डेटा डालो किसी कंप्यूटर में तो वो उसको ढूंढेगा पहले प्लांट ये किससे इसके मैच कर रहे हैं, और फिर उसको उसके अकॉर्डिंग उसके कोड के और उसके नंबर के अकॉर्डिंग उसको प्लेस कर देगा। ठीक है, तो इससे स्टडी थोड़ा कंप्यूटर से स्टडी करना थोड़ा आसान हो चुका था हमारे लिए। उसके बाद आपका आता है साइटोटैक्सोनॉमी। उसमें हम साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन को स्टडी करते हैं। वो क्या होती है, तो आपके क्रोमोसोम नंबर हो गया, स्ट्रक्चर कैसा है सेल का, बिहेवियर कैसा है। ठीक है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में या स्टिमुलस उसको कोई दिया जा रहा है तो वो बिहेव कैसे करता है। ठीक है, वो बोलते हैं। उसके बाद आपके कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी में क्या देखते हैं, कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट थे प्लांट के जिससे वो बना हुआ होता है, मतलब जिन केमिकल से बना हुआ है। साइटोप्लाज्म में क्या क्या रिएक्शन चल रही है, उसमें कौन कौन से केमिकल प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो सब की स्टडी की जाती है। उसके बेसिस पे भी क्लासीफाई किया जाता है प्लांट को और प्लांट सेल्स को। कुछ प्लांट्स यूनिसेलुलर भी होते हैं। ठीक है, तो उसकी क्लासिफिकेशन आप कैसे करोगे, तो सेलुलर बेसिस पे ही करोगे ना, तो वो उस चीज़ के लिए। तो अब फाइनली हम एल्गी को स्टार्ट करते हैं कि मतलब एल्गी कितने टाइप की होती है, कहाँ रहती है, कैसे मिलती है, कैसे बनती है। ठीक है, और करती क्या है, हमारे लिए किस काम के लिए है वो। ठीक है, हमें कैसे हेल्प कर रही है। तो बेसिकली सब चीज़ों की क्लासिफिकेशन का फाइनली यही मीनिंग है कि वो हमारे लिए यूज़फुल कैसे है। ठीक है, हमें उसकी ज़रूरत है या नहीं। वैसे तो प्लांट्स को क्लासीफाई किया ही गया है, सब प्लांट्स को क्लासीफाई किया गया है, पर हमने अपने लिए क्लासीफाई किया है उनको। ठीक है, कि कौन सा प्लांट हमारे यूज़फुल है और कौन सा प्लांट हमारे यूज़फुल नहीं है, तो हम उनको छांट सकें। ठीक है, इसलिए स्टडी किया गया है। कुछ एल्गी जो होती है वो स्पेस फूड की तरह भी दी जाती हैं। ठीक है, स्पेस सप्लीमेंट्स की तरह दी जाती हैं। तो हमने अपने लिए क्लासीफाई किया है कोई भी चीज़ को। तो अभी हम शुरू करते हैं एल्गी को। ठीक है, तो एल्गी को आप जानते हो, एल्गी जो है वो मोस्ट अबंडेंट है और सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन एल्गी ही बनाती है अर्थ के ऊपर। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजन प्रोडक्शन होता है वो एल्गी से होता है। तो एल्गी जो होती है मोस्टली क्लोरोफिल बेयरिंग होती है। इसकी जो शेप होती है सिंपल होती है। एक थैलॉइड स्ट्रक्चर होता है। थैलॉइड क्या होता है, कोई प्लांट बॉडी जो अनडिफ्रेंशिएटेड हो, जिसके रूट लीफ स्टेम ये अलग ना हुए वो। ठीक है, एक बोलस की तरह हो, उसे थैलॉइड बोलते हैं। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द एल्गी जो होती है वो थैलॉइड फॉर्म में मिलती है और वो ऑटोट्रॉफिक होती है। जो और लार्ज जो एल्गी होती है वो ज़्यादातर देखा होगा नमी वाली जगह पे मिलेगी, मतलब जहाँ पानी होता है वहाँ मिलती है या पानी के ऊपर ही मिलती है। तो मोस्टली एक्वेटिक होती है। ठीक है, पानी के ऊपर या पानी के आसपास मिलती है तभी होती है एल्गी। ठीक है, सूखे में कमी होती है एल्गी। तो इसका हैबिटेट क्या है, मतलब ये मिलती कहाँ है, तो ये मॉइस्ट स्टोन्स पे, ठीक है, गीली सॉइल्स पे, गीली लकड़ी पे वहाँ मिलेगी। ठीक है, जहाँ मॉइस्चर होगा। कुछ एल्गी ऐसी होती है जो एसोसिएट करती है फंगस के साथ और वो क्या बनाती है, लाइकन बनाती है। ठीक है, एल्गी और फंगस साथ में मिलकर लाइकन बनाती है। और लाइकन की ना एक प्रॉपर्टी होती है, वो जो नॉन पोल्यूटेड जगह होती है वहीं पे मिलता है। ठीक है, जब ये पोल्यूशन कम होता है। उसके बाद आता है आपका एल्गी अलग अलग फॉर्म में मिलेगी आपको। ठीक है, अगर कॉलोनियल फॉर्म में मिली तो उसका एग्जाम्पल है आपका वॉलवॉक्स। ठीक है, अगर फिलामेंट फॉर्म में मिली तो उसका एग्जाम्पल है आपका यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगाइरा। ठीक है, एक मरीन एल्गी भी होती है जिसको कैल्प्स बोलते हैं। ठीक है, ब्राउन एल्गी होती है और इसकी मैसिव प्लांट बॉडी होती है। ठीक है, बहुत लंबी लंबी होती है ये। ठीक है, जैसे लंबी लंबी घास होती है वैसी सी होती है। उसके बाद है आपका एल्गी जो होती है वो रिप्रोड्यूस कैसे करती है, तो 3 तरह से रिप्रोडक्शन करेगी। एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे करती है, तो वो फ्रेगमेंटेशन से करती है। फ्रेगमेंट में टूट जाती है और फिर हर फ्रेगमेंट एक नई एल्गी बनाता है। ठीक है, मतलब ऐसा फ्रेगमेंट होगा, ठीक है, सबका न्यूक्लियस है, फिर ये ऐसे टूट जाएगा अलग अलग सेल्स में। ठीक है, और हर वो मिलके एक एल्गी बनाएगा, हर फ्रेगमेंट मिलके। ठीक है, उसके बाद है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है, जू स्पोर्स से होता है। ठीक है, एक स्पोर्स बनेंगे एक बैग के अंदर। ठीक है, बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं, फिर ये बैग टूट जाता है, फिर ये स्पोर्स बाहर निकल जाते हैं और जहाँ पे गिरते हैं वहीं पर नई एल्गी बना लेते हैं। ठीक है, अब क्योंकि जो एल्गी होती है वो पानी के अंदर होती है। ठीक है,
तो पानी के अंदर जो ये आपके जूस्पोर्स होते हैं ये फ्लैजिलेटेड होता है, ठीक है। फ्लैजिला होने का मतलब क्या होता है, ये मोटाइल होता है, चल सकता है, ठीक है। और जब ये जर्मिनेट करता है तो ये नए प्लांट को बनाता है, ठीक है। मतलब जहाँ पे भी ये चल के जाएगा और अटैच होगा वहाँ पे नया प्लांट बना देगा। उसके बाद आता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की हर एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो आपको डिटेल में पढ़ना है। कोई वर्ड नहीं समझ आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, ये नहीं पढ़ाया गया, ये नहीं समझ आया, तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हो कि हमें ये नहीं समझ आ रहा है, ठीक है। बिल्कुल ऐसा डाउट लेके बैठे नहीं रहना होता है। अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रही है तो नहीं समझ आ रही है, ठीक है। उसे पूछना होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, अपने डाउट्स क्लियर करो, ठीक है। तभी वो चीज़ आपके दिमाग में जाएगी और तभी आप ठीक से पढ़ पाओगे। नहीं तो ऐसा तो सिलेबस कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। रटी नहीं जाती, हर चीज़ समझी जाती है। तो बैक टू द टॉपिक, पढ़ते हैं, ठीक है। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ज्ञान मिलता रहेगा आप लोगों को, तो थोड़ा सह लेना। उसके बाद है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे। तो इसमें ना जो आपके गैमेट्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है आइसोगैमस, एक होता है एनाइसोगैमस, एक होता है ओगैमस। तो सबसे पहले आइसोगैमस की बात करते हैं। आइसोगैमस जो होते हैं वो भी 2 तरह के होते हैं, एक फिलामेंटस होता है, एक नॉन फिलामेंटस होता है। आइसोगैमस का मतलब क्या होता है, आइसो का मतलब होता है जो सेम साइज़ के होता है, ठीक है। गैमस मतलब गैमेट्स, तो ऐसे गैमेट जो सेम साइज़ के हैं, तो जो सेम साइज़ के होंगे वो आइसोगैमस। अब उसमें भी क्लासिफिकेशन किया गया है फ्लैजिलेटेड और नॉन फ्लैजिलेटेड में। तो जो आइसोगैमस फ्लैजिलेटेड होता है मतलब वो सेम साइज़ के ही होते हैं गैमेट्स बस, बट उनमें फ्लैजिला होता है। तो उसका एग्जांपल है आपका यूलोथ्रिक्स, ठीक है। उसके जो गैमेट्स होते हैं, जब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो गैमेट्स जो होते हैं वो होते हैं, उनके अंदर फ्लैजिला मिलता है, तो वो मोटाइल भी होता है, तो वो कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आराम से। उसके बाद आपका नॉन फ्लैजिलेटेड वाले भी होता है जो नॉन मोटाइल होता है। फ्लैजिला का मतलब होता है मोशन, ठीक है, इतना अपने दिमाग में बैठा लो। तो नॉन फ्लैजिलेटेड वाले जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होता है, ठीक है। साइज में तो सिमिलर ही होता है, बस नॉन मोटाइल होता है। एग्जाम्पल क्या है उसका, स्पायरोकायरा। तो इनसे जब रिप्रोडक्शन होता है या इन गैमेट्स का जब फ्यूजन होता है तो उसको आइसोगैमस बोला जाता है, ठीक है, इस रिप्रोडक्शन को। उसके बाद है आपका एनाइसोगैमस, ठीक है। एनाइसोगैमस होता है जब आपके 2 गैमेट्स डिफरेंट साइज के होते हैं और वो आपस में फ्यूजन करके जो है एल्गी बनाते हैं, ठीक है, तब उसको एनाइसोगैमस बोलते हैं। उसके बाद आ गया आपके oogamous। oogamous में क्या होता है, जो फीमेल होता है, ठीक है, फीमेल गैमेट होता है, वो होता है नॉन मोटाइल, ठीक है। वो साइज में बड़ा भी होता है मेल का कंपैरिजन में और वो नॉन मोटाइल होता है। और जो मेल गैमेट होता है उसके अंदर फ्लैजिला होता है, वो मोटाइल होता है। ऐसा जो होता है वो ह्यूमंस में भी होता है। ह्यूमन में जो फीमेल में गैमेट होता है, ओवा जो होता है, ठीक है, वो नॉन मोटाइल होता है, अपनी जगह पे फिक्स रहता है और स्पर्म के कंपैरिजन में बहुत बड़ा होता है। और स्पर्म जो होता है, स्पर्म की टेल होती है, ठीक है, वो उसे मोशन प्रोवाइड करती है, तो उसे आप फ्लैजिला की तरह ले लो, ठीक है, वो एक फ्लैजिला ही होता है, तो उसे मोशन प्रोवाइड करती है। ऐसे ही इसमें भी होता है आपके एल्गी के अंदर, ठीक है। जो oogamous होते हैं गैमेट्स, उसमें ऐसा ही होता है। जो फीमेल वाला जो गैमेट होता है वो नॉन मोटाइल होता है, साइज में बड़ा होता है, और जो मेल वाला होता है वो मोटाइल होता है क्योंकि उसके पास फ्लैजिला होता है। एग्जाम्पल क्या है इसका, वॉल्वॉक्स और फ्यूकस है इसका एग्जाम्पल, ठीक है। ये oogamous जो है वो वाला मोड दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आ गया आपके ये डायग्राम, ठीक है। ये स्ट्रक्चर देख लो, ये वॉल्वॉक्स का स्ट्रक्चर, ठीक है, ये यूलिथ्रिक्स का स्ट्रक्चर है। फ्रेगमेंटेशन ऐसे ही करता है, यहाँ से ऐसे ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा और हर एक पार्ट इसका एक नया बनाएगा एल्गी, ठीक है, एक नया यूलिथ्रिक्स बनाएगा वो। उसके बाद आपका हो गया लेमिनेरिया, फ्यूकस और डिक्टायोटा, ठीक है। ये जो होती हैं ये ब्राउन एल्गी होती है, जो ऊपर वाली थी वो ग्रीन थी, ठीक है। लास्ट वाली जो है आपकी पोरफायरा और पॉलीसिफोनिया, ठीक है, ये रेड एल्गी होती है आपकी। इसके थोड़े डायग्राम का जो लेबलिंग है ना वो आपको याद करनी है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये फ्रंट होता है, ये बेसिकली खाना इकट्ठा करता है अपने लिए, ठीक है। और नीचे ये इसकी जो डंडी है इस टाइप होती है और ये होल्ड फास्ट होता है, ठीक है, ये पकड़ के रखता है जहाँ पे अटैच होता है, ठीक है। जो नीचे वाली जो जगह होती है, इसमें फ्यूकस में भी ऐसे ही होता है, ऊपर एयर ब्लैडर होता है इसमें, ठीक है। नीचे जो होता है बीच वाला जो पार्ट है इसे फ्रॉन्डी बोलते हैं, ये बीच में डंडी जो होती है इसे मिडरिप बोलते हैं और होल्ड फास्ट से अटैच होता है,
ठीक है, सब में ऐसे ही होता है, डिक्टायोटा में भी ऐसे ही होता है, जो नीचे की जो डंडी होती है उसे स्टाइप बोलते हैं। प्रोफायरा के अंदर जो फ्रॉन्ट होता है वो थोड़ा कैसा बोलते हैं, जेलीफिश जैसा होता है, ठीक है, ऐसा घूमा हुआ सा, और ये सब पानी के अंदर मिलेंगे आपको, ठीक है, कुछ कुछ मरीन भी हैं, प्रोफायरा तो मरीन में मिलता है। उसके बाद है आपका, आगे आ जाते हैं हम लोग, तो एटलीस्ट जो हाफ ऑफ द एल्गी है और वो आपके टोटल कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ठीक है, उसमें से आधी कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन सिर्फ एल्गी करती है, ठीक है। और एल्गी क्योंकि पानी के अंदर रहती है तो जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसका अमाउंट भी एल्गी की वजह से बढ़ता है, ठीक है, ठीक है। इन्वायरमेंट को चलाने में हेल्प करती है, ठीक है, इन्वायरमेंट के लिए अच्छी है क्योंकि ऑक्सीजन प्रोडक्शन ज़्यादा कर रही है, तो जो क्योंकि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन अगर ज़्यादा होगी तो आपकी मरीन लाइफ अच्छी होगी, ठीक है, और आपकी लाइफ भी अच्छी होगी क्योंकि एल्गी जो है वो एक प्राइमरी प्रोड्यूसर है, तो इसकी वजह से ये एनर्जी रिच कंपाउंड है। तो मोस्ट ऑफ द फूड साइकिल जो है एक्वेटिक एनिमल की वो एल्गी पे डिपेंड करती है। बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल ऐसे हैं जो एल्गी को खाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक तरह का प्राइमरी प्रोड्यूसर है। तो जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है, ठीक है, जो आपने 10% लॉ 10th में पढ़ा है ना, वो उसके हिसाब से बता रही हूँ मैं, सबसे ज़्यादा एनर्जी उसमें होती है जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कंज्यूमर्स होते हैं, तो 10% कम होती जाती है जैसे जैसे आप फूड चेन में आगे बढ़ते हैं, ये उससे बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद है आपका जो मैनी स्पीशीज़ है आपकी एल्गी की, वो खाने की तरह खाई जाती हैं, जिसका एग्जांपल क्या है, पोरफायरा हो गया, लेमिनेरिया हो गया, सरगैसम हो गया, ठीक है, ये वो एल्गी हैं जिसको फूड की तरह खाया जाता है, ठीक है। और इसकी कुछ 70 स्पीशीज़ हैं जो खाने में खाई जाती हैं। और उसके बाद आता है आपका कुछ ऐसे हैं ब्राउन एल्गी है और रेड एल्गी है जो लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलॉइड्स बनाते हैं, ठीक है। हाइड्रोकोलॉइड्स क्या होते हैं, जिनकी ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। तो ऐसे बहुत सारी एल्गी है, जिसका एग्जांपल में है एल्गिन जो कि ब्राउन एल्गी है, वो भी एक हाइड्रोकोलॉइड है, ठीक है, और एक केराजिन है, ठीक है। जो रेड एल्गी है वो भी हाइड्रोकोलॉइड है और उनको कमर्शियली यूज़ करते हैं फैक्ट्रीज वगैरह में और कामों में, ठीक है, वैसा। उसके बाद आपका आ गया अगार, ठीक है। तो अगार जो होता है वो हमें ऑब्टेन्ड होता है जिस एल्गी से, उसका नाम है गैलीडियम और ग्रेसिलेरिया। तो इससे हम इसको अगार को ऑब्टेन करते हैं। तो ये किस लिए होता है, ताकि माइक्रोब्स को हम ग्रो कर सकें, और आइसक्रीम और जेलीज़ की प्रिपरेशन में भी हम अगार को यूज़ करते हैं। उसके बाद आ गया आपका क्लोरेला, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक यूनिसेलुलर एल्गी होती है और क्योंकि प्राइमरी प्रोड्यूसर है तो ये रिच इन प्रोटीन होती है, तो इसको एक तरह का फूड की तरह दिया जाता है जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनको, ठीक है, स्पेस फूड भी बोला जाता है स्पाइरोगायरा को। अब आपका जो एल्गी होती है उसको बेसिकली 3 एल्गी में क्लासीफाई किया गया है। पहली वाली होती है क्लोरोफाइसी, ठीक है, इसको ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। फिर होती है फियोफाइसी जिसको ब्राउन एल्गी भी बोलते हैं, और फिर होती है रोडोफाइसी जिसे रेड एल्गी बोलते हैं, ठीक है, इतना पता चल गया। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्लोरोफाइसी। अब हम पढ़ेंगे कैसे, तो हम इन पॉइंट्स के हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है। पहला है हैबिटेट देखेंगे उसका, ठीक है, पिगमेंट कौन सा प्रेजेंट है, फूड कैसे स्टोर करता है, सेल वॉल है या नहीं, ठीक है, थैलस किस फॉर्म में है उसका, फ्लैजिला है कि नहीं, रिप्रोडक्शन कैसे करता है, ठीक है, इकोनॉमिक यूज़ क्या है उसका, ठीक है। इस बेसिस पे हम क्या करेंगे, एल्गी को पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्लोरोफाइसी देख लेते हैं, हैबिटेट मिलती कहाँ है, ठीक है। अब क्लोरोफाइसी जो है वो ग्रीन कलर की होती है, उसे फोटोसिंथेसिस करना होता है, तो बेसिकली वो सरफेस पे ही मिलेगी आपको, ठीक है। वाटर में भी सरफेस पे मिलेगी, मॉइस्चर स्टोन्स पे मिल जाएगी, तो इन सब जगह पे जो आपकी ग्रीन एल्गी है वो बेसिकली सरफेसेस पे मिलेगी, ठीक है। उसके बाद है आपका पिगमेंट। पिगमेंट क्या है प्रेजेंट इसके अंदर क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसमें क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट है, ठीक है।
उसके बाद आ गया आपका फूड कैसे स्टोर करता है। फोटोसिंथेसिस में फूड कैसे स्टोर होता है, प्लांट में कैसे स्टोर करते हैं फूड को, फोटोसिंथेसिस जब होती है तो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है फूड, ठीक है। तो इसमें भी स्टार्च के फॉर्म में ही फूड को स्टोर किया जाता है, ठीक है। कुछ फूड जो होता है, देखो ये लिखा है, ठीक है, इसके अंदर जो फूड होता है वो स्टार्च फॉर्म में होता है, ठीक है। कुछ फूड जो होता है वो ऑयल ड्रॉपलेट फॉर्म में भी स्टोर होता है, ठीक है। उसकी जो सेल वॉल होती है, ठीक है, वो रिजिड सेल वॉल होती है। इसकी इनर लेयर जो होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है और आउटर लेयर जो होती है वो पैक्टोज की बनी हुई होती है, ठीक है। जो सेल वॉल होती है उसकी इनर लेयर किसकी बनी हुई है, सेलुलोज की, और आउटर लेयर किसकी बनी हुई है, पैक्टोज की, और इसकी रिजिड सेल वॉल होती है। उसके बाद क्या आ गया आपका थैलस, ठीक है। थैलस किस फॉर्म में होता है इसका, तो बेसिकली ये यूनिसेलुलर मिल सकती है, कॉलोनियल मिल सकती है, फिलामेंटस मिल सकती है, ठीक है। ये इनकी प्लांट बॉडी है, इस फॉर्म में आपको ये मिल सकती है। उसके बाद आपका फ्लैजिला होता है या नहीं, ठीक है। तो क्योंकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होती है वो जू स्पोर्स से होती है इसके अंदर, ठीक है। तो फ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स से होती है तो उनमें फ्लैजिला होता है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो भी आइसोगैमस, अनाइसोगैमस और oogamous तीनों से होती है, ठीक है। तो इसमें भी फ्लैजिला आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपका रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 तरह से होती है, आइसोगैमस, अनाइसोगैमस और oogamous, ठीक है। इकोनॉमिक यूज़ क्या है इसका, तो इसका इकोनॉमिक यूज़ क्या होगा। इकोनॉमिक यूज़ में अभी आपको पढ़ाया है कि स्पायरोगायरा जो होता है वो स्पेस फूड की तरह दिया जाता है, ठीक है, स्पेस फूड की तरह दिया जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स तो हमारे कवर हो गए, पर इस पैराग्राफ में अभी भी कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट जो हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपका जो क्लोरोप्लास्ट होता है, तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो अलग अलग शेप का होता है, जैसे डिस्कॉइड, ठीक है, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पायरल, रिबन लाइक, ठीक है। तो ये डिफरेंट स्पीशीज में अलग अलग तरह का क्लोरोप्लास्ट देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जिसमें जो स्टोरेज बॉडी होती है, ठीक है, वो उसका नाम दिया गया है पायरेनॉइड्स, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होती है तो ये फूड को स्टोर करती है। पायरेनॉइड जो होता है, ठीक है, उसमें प्रोटीन होता है, ठीक है। स्टार्च तो होता ही है, फूड जो होता है वो स्टार्च के फॉर्म में तो स्टोर होगा, ठीक है। उसके अलावा प्रोटीन्स भी होते हैं इसके अंदर, ठीक है। और ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर लोकेट होता है। पायरेनॉइड्स जो होते हैं, ठीक है, उसको थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि पायरेनॉइड्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से रखना। कुछ एल्गी ऐसी होती हैं जो कि अपना खाना को स्टोर करती हैं ऑयल ड्रॉपलेट के फॉर्म में, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखना कि हाँ ऐसी कोई एल्गी होती है। बाकी इसके अंदर ग्रीन एल्गी जो है आपका वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम दूसरे वाले पे चलते हैं, फियोफाइसी पे, जिसको बोलते हैं हम ब्राउन एल्गी, ठीक है। ब्राउन एल्गी बोलते हैं इनको। ये मरीन होती हैं, प्राइमरली मरीन होती है, ठीक है। सीज में और ओशियंस में ज़्यादा मिलेंगी आपको। उसके अलावा इसके जो साइज़ और फॉर्म होती है उसमें बहुत वेरिएशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो हम वही बात करेंगे, हैबिटेट के बारे में बात करते हैं। तो हैबिटेट में क्या बताया है, मोस्टली मरीन होती है, ठीक है, समुद्र में मिलेंगी ज़्यादातर, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या था हमारा, दूसरा पॉइंट था पिगमेंट। पिगमेंट क्या होता है इसमें, क्लोरोफिल ए सी होता है, कैरोटेनॉइड्स होते हैं, ज़ैंथोफिल होते हैं, ठीक है। इसके अंदर फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। फ्यूकोजेंथिन को याद रखना, वो इम्पॉर्टेंट है। और किस किस फॉर्म में मिल सकता है आपको ये सिंपल होते हैं, ब्रांच भी हो सकता है, फिलामेंटस भी हो सकता है। फिलामेंटस किस में होते हैं, एक्टोकार्पस में होता है, ठीक है। और ये ब्रांच फॉर्म में मिल सकता है आपको, जिसका एग्जांपल है कैल्प्स, ठीक है। और कैल्प्स जो होता है बहुत लंबा होता है, ठीक है, 100 मीटर्स तक मिल सकता है आपको। ये कलर में वेरी करता है, ठीक है, ऑलिव ग्रीन से और काफ़ी ब्राउन शेड में भी आपको मिल सकता है, ठीक है। डिपेंड करता है ज़ैंथोफिल पिगमेंट और फ्यूकोजेंथिन कितना प्रेजेंट, ठीक है। फ्यूकोजेंथिन भी प्रेजेंट होता है इसके अंदर। जो फूड होता है इसके अंदर वो कैसे स्टोर होता है, तो फूड जो होता है वो बेसिकली कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। जैसे कि लेमिनारिन और मैनिटॉल फॉर्म में स्टोर होता है फूड, ठीक है।
अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर वेजिटेटिव सेल्स होते हैं कुछ, ठीक है, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है, जिसके अंदर सेलुलोजिक वॉल होती है, ठीक है, जिसके ऊपर बाहर की तरफ एक जेलेटिनियस कोटिंग होती है जिसको बोलते हैं एल्गिन, ठीक है। जो इसका प्रोटोप्लास्ट होता है उसके अंदर होते हैं कुछ एडिशनल प्लास्टिड, ठीक है, जिसके अंदर होता है वैक्यूल, और सेंट्रली इनके जो सेल्स होता है, मतलब ब्राउन एल्गी के सेंट्रली इसके अंदर वैक्यूल और न्यूक्लियस होता है। जो इसकी ब्राउन एल्गी की जो बॉडी होती है, प्लांट बॉडी जो होती है, ठीक है, ये 3 पार्ट में होती है। अभी मैं आपको ऊपर पढ़ा भी रही थी, ठीक है। एक होता है होल्ड फास्ट, स्टाइप होता है, फ्रंट होता है, ठीक है। होल्ड फास्ट वो होता है जो कि सब स्ट्रैटम से अटैच होता है, मतलब जो बेस होता है या फ्लोर होता है जहाँ पे वो अटैच है, ठीक है, उसको होल्ड फास्ट बोलते हैं। उसके बाद इसकी एक डंडी होती है जैसे स्टेम होती है, उसको स्टेम तो नहीं बोलते, उसको बोलते हैं स्टाइप, ठीक है। और इसका एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें फोटोसिंथेसिस भी होती है, और कुछ ऑर्गेनिज्म जो होता है वो वहाँ पे आके कुछ फूड वगैरह भी खाते हैं जो कि उसमें अटक जाता है, ठीक है, कुछ फिशेस वगैरह खाते हैं, तो उस चीज़ को बोलते हैं फ्रंट, ठीक है। वहाँ पे फोटोसिंथेसिस भी होता है और बाकी चीज़ें भी होती हैं। फिर होता है आपका, हम रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर फिलामेंटस ये होता है या नहीं, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है इसके अंदर वो फ्रेगमेंटेशन से होता है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसके अंदर, ठीक है, वो बाइफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर से होता है, ठीक है। ब्राउन एल्गी के अंदर जो ज़ूस्पोर जो होते हैं वो बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, दो फ्लैजिला होते हैं मतलब उसके अंदर, ठीक है। और पियर शेप होता है, अनइक्वल होता है फ्लैजिला, ठीक है, 2 फ्लैजिला होता है, अनइक्वल होता है, और पियर शेप होता है, ठीक है। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, तो तीनों से होता है, आइसोगैमस, अनाइसोगैमस, ओगैमस, तीनों से मिलेगा, ठीक है। यूनियन ऑफ गैमेट्स में टेक्स प्लेस इन वाटर एंड विद इन द ओगैमस स्पीशीज, ठीक है। तो इसमें गैमेट्स जो होता है वो वाटर के अंदर फ्यूज करता है, ठीक है, और नए एल्गी बनाते हैं। गैमेट जो होते हैं वो पायरी फॉर्म मिल सकता है आपको, मतलब पियर शेप मिल सकते हैं गैमेट्स, ठीक है, और इसके अंदर 2 फ्लैजिला अटैच होते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, एक्टोकार्पस, डिक्टायोटा, लेमिनेरिया, सेरगैसम, फ्यूकस, ठीक है। सारे एग्जाम्पल याद रखना है कि ये किसका एग्जाम्पल है, ठीक है, वहाँ आता है क्वेश्चन, ठीक है। उसमें दिया जाता है आपको कि इसमें से ब्राउन एल्गी बताओ कौन सी है, और उसमें दिए जाते हैं ये नाम, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए नाम भी ऐसे ही देंगे वो। तो आपको ये पता लगाना होता है कि वो ब्राउन एल्गी है, रेड एल्गी है, ग्रीन एल्गी है, ठीक है। अभी जब धीरे धीरे पढ़ते जाओगे ना तो सबके नाम एक जैसे लगेंगे, ठीक है। टेरिडोफाइट भी है अभी, उसके अंदर भी नाम है आपके, ठीक है। तो उन सबके नाम और इनके नाम सब सेम से लगेंगे, फिर होता है कंफ्यूज, समझ आ रही है। तो इनको अच्छे से करना है याद आपको। फिर आपका लास्ट बिल्कुल है रोडोफाइसी, ठीक है, रेड एल्गी बोलते हैं। क्या बोलता है रेडोफाइसी को, रेड एल्गी बोलता है, ठीक है। अब रेड क्यों है, ये रेड पिगमेंट की वजह से है। तो रेड पिगमेंट किसकी वजह से है, R-फाइकोइरिथ्रिन की वजह से है। ये एक पिगमेंट होता है जो उस बॉडी को रेड कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो मेजॉरिटी ऑफ रेड एल्गी जो होती हैं वो क्या होती है, मरीन होती हैं, ठीक है, और वार्मर एरिया में मिलती है। हैबिटेट क्या है इसका, वार्मर एरिया, मरीन, ठीक है। उसके बाद क्या है, दे ऑकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन क्लोज टू द सरफेस एंड ऑल्सो इन द डेप्थ ऑफ द ओशन। दोनों जगह मिलेंगी, सरफेस पे भी मिलती हैं और डीप ओशंस में भी मिलती हैं रेड एल्गी आपकी। ब्राउन एल्गी कहाँ मिलती है, ब्राउन एल्गी थोड़ी बीच में मिलती है, ठीक है, ना सरफेस पे होगी ना बिल्कुल नीचे होगी, बीच में होती है, फ्लोट करती है, ठीक है, मतलब जो बीच वाला जो रीजन होगा वहाँ पर। और ग्रीन एल्गी जो होती है वो मोस्टली सरफेसेस पे मिलती है। रेड एल्गी दोनों जगह मिलती है, सरफेस पे भी मिल जाएगी, डीप पे मिल जाएगी, ठीक है। रेड कलर किसकी वजह से होता है, फाइकोइरिथ्रिन की वजह से होता है। समझ आ गया इतना। अब जो रेड थैलाई होता है, इसका थैलस जो होता है वो रेड कलर का होता है, ठीक है, और वो मल्टीसेलुलर होता है, ठीक है। इनकी जो बॉडी होती है वो कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है। इनका जो वो होता है फूड होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, फ्लोरिडिन स्टार्च फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। जैसे अमाइलोपेक्टिन होता है और ग्लाइकोजन होता है स्ट्रक्चर में, ये कुछ वैसा ही होता है,
ठीक है, फ्लोरिडीन स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है इसका फूड। ठीक है, पिगमेंट कौन से मिलेंगे इसमें, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी और फाइकोएरिथ्रिन मिलता है इसके अंदर। ठीक है, रेड एल्गी जो होती है वो रिप्रोड्यूस करती है वेजिटेटिवली, किससे करती है, फ्रेगमेंटेशन से करती है, और एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करती है नॉन मोटाइल स्पोर्स से, और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है नॉन मोटाइल गैमेट से। ठीक है, याद रखोगे। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो oogamous फॉर्म में होता है। ठीक है, और इसमें पोस्ट कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट देखा जाता है। एग्जाम्पल क्या है इसके, पॉलीसिफोनिया है, पॉरीफायरा है, ग्लेसिरेलिया और गैलीडियम। किसमें पढ़ा है ये अभी, हाँ क्या बनता है इनसे, ग्रेसिलेरिया और गैलीडियम से क्या बनता है, क्या किस में यूज़ करता है, हम कमेंट करके बताओ फटाफट। ठीक है, कि ग्रेसिलेरिया और गैलीडियम से क्या बनता है, अभी ऊपर पढ़ा है ना, बताओ फटाफट। ठीक है, कमेंट करो क्या बनता है इनसे। ठीक है, अगार बनता है इससे, किस में यूज़ करता है, जेलीज बनाने में, आइसक्रीम बनाने में। ठीक है, याद रखनी है ये चीज़ है, भूलना नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, तो समझ आ गया इतना। आपका दोबारा से अगर कोई कन्फ्यूजन होती है तो पूछ लेना। ठीक है, इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है मैं एक और बार बता देती हूँ, जो इसके अंदर सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो दोनों ही नॉन मोटाइल से होता है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉन मोटाइल स्पोर से होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉन मोटाइल गैमेट से होता है। ठीक है, oogamous टाइप का रिप्रोडक्शन भी देखा जाता है इसके अंदर। ठीक है, और इसकी जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन होती है, मतलब फर्टिलाइजेशन के होने के बाद जो प्लांट बनता है, मतलब एल्गी बनती है। ठीक है, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, कि वो मतलब वो जो प्रोसेस होती है पूरी वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, ऐसा बोला गया है। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत अच्छे से याद रखने हैं, कौन सा एग्जाम्पल किस चीज़ का है, किसका नहीं है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, एक एक चीज़ पढ़नी है। जो चीज़ नहीं समझ आ रही है अभी भी, मैं बार बार बोल रही हूँ, उसको पूछना है, कमेंट करना है। ठीक है, हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, उसके अंदर नोट्स भी पड़े हुए रहते हैं, तो आप उस पर भी जा सकते हो, मैं लिंक डाल दूँगी। ठीक है, यूट्यूब के जो इस वीडियो डलेगी इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे भी डाउट पूछ सकते हो और कमेंट करके भी डाउट पूछ सकते हो। डाउट के लिए एक अलग वीडियो बना देंगे, अगर जो डाउट है आप कमेंट कर देना वीडियो में, मैं आपको एक अलग वीडियो बना दूँगी जिसके अंदर सारे डाउट्स आपके क्लियर किए जाएंगे जो एल्गी से रिलेटेड है। ठीक है, तो अगर आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करोगे तो हमें भी पढ़ाने के लिए अच्छा लगेगा, आगे मन करेगा कि वीडियोस बनाई जाए आपके लिए। ठीक है, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, उससे मुझको भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं भी आपको मोटिवेट करती रहूँगी ताकि आप अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। ठीक है, थैंक यू।